दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों डेट है आज की 9 फरवरी 2024 और चलिए 9 फरवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, क्योंकि सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर का वेटेज अब बढ़ता जा रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। सारे करंट अफेयर दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों पहले करंट अफेयर क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, देखें यहाँ जो दोस्तों हमारे विदेश मंत्री हैं, यानी कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, यह दोस्तों जो हमारा 7वां क्रम, याद रखिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक है, जो हमारा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हो रहा है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। यह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करेंगे दोस्तों? इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए जो दोस्तों 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि याद रखिए कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन दोस्तों, इसका आयोजन किया जा रहा है हमारा, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और क्रम भी याद रखें, तो यह दोस्तों हमारा 7वां क्रम है। ठीक है, कौन सा क्रम है? यह क्रम है दोस्तों 7वां। और हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के पर्थ में दोस्तों। ठीक है, और इसके उद्घाटन सत्र को हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी इसको संबोधित करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए फैक्ट क्या दिया गया है। बात करें यदि दोस्तों इसके विषय की, ठीक है, हमारे हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या है? तो याद रखिए स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिए परीक्षा की दृष्टि से विषय जो हमारा है वह है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिए स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। अब देखिए दोस्तों इसका जो आयोजन किया जा रहा है, यह आयोजन 2016 से किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसका आयोजन दोस्तों किया जा रहा है 2016 से। और किसके सहयोग से? तो यहाँ देखिए हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, यानी कि विदेश मंत्रालय द्वारा। किसके सहयोग से? तो यह विदेश मंत्रालय द्वारा दोस्तों, यह भी याद रखिए कि प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, और किसके सहयोग से? तो इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से। ठीक है, याद रखिए इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा यह आयोजित किया जाता है हमारा हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, यह एक 2 दिवसीय आयोजन है। चलिए फिर हम देखेंगे ध्यानपूर्वक एक बार और। दोस्तों बात करें यदि हमारे 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का, ठीक है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की हम बात करें तो इसका आयोजन दोस्तों किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। याद रखिएगा 7वें हिंद महासागर सम्मेलन, क्रम याद रखिए 7वें नंबर का है। हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दोस्तों। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन सत्र होगा इसको संबोधित करेंगे दोस्तों हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, यह याद रखिए। अब बढ़ेंगे दोस्तों, जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में वह है कि इसका विषय क्या है। ठीक है, तो विषय देखेंगे दोस्तों, विषय है इसका वह है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। क्या है? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, यह इसका विषय है 7वें हमारे हिंद महासागर सम्मेलन का। ठीक है, अब जो इसका आयोजन किया जा रहा है, यह आयोजन किया जा रहा है 2016 से। ठीक है, 2016 से इसका आयोजन किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन दोस्तों प्रतिवर्ष किया जाता है। क्या है? विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। और किसके सहयोग से? तो याद रखिए इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से। ठीक है, और यह एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले करंट अफेयर की तरफ, देखें क्या है। चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024। क्या है दोस्तों? जो हमारा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 है, इसका आयोजन देखिए 10 से 18 फरवरी के बीच। क्या है? 10 से 18 फरवरी के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन दोस्तों 10 से 18 फरवरी के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह याद रखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि जो हमारा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 है, जिसका आयोजन 10 से 18 फरवरी के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है, इसमें जो हमारा दोस्तों सम्मानित अतिथि देश होगा, यह याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हमारा सम्मानित अतिथि देश होगा वह होगा दोस्तों हमारा सऊदी अरब। ठीक है, सम्मानित अतिथि देश कौन होगा? वह होगा दोस्तों हमारा सऊदी अरब। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर से देखेंगे कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024
10 से 18 फरवरी तक दोस्तों नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो हमारा सम्मानित अतिथि देश होगा वह याद रखिए दोस्तों सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों तीसरा देखेंगे हमारा करंट अफेयर क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है जो हमारी फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी है एयरबस, क्या है, जो हमारी फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी है एयरबस, इसने दोस्तों एयरबस A220 सिंगल आइजल विमान के लिए दरवाजे का निर्माण करने के लिए दोस्तों, जो हमारा एयरबस A220 सिंगल आइजल विमान के दरवाजे के निर्माण के लिए अब तक का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर दिया है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो हमारी फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी है दोस्तों एयरबस, इसने दोस्तों एयरबस A220 सिंगल आइजल विमान के दरवाजे के निर्माण के लिए अब तक के सबसे बड़े निर्यात ऑर्डर को मंजूरी दी है। ठीक है, अब इसका निर्माण हमारे भारत में किसके द्वारा किया जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों इसका निर्माण हमारे भारत में जो भारतीय एरोस्पेस और रक्षा निर्माता कंपनी है डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हमारी फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी है एयरबस, दोस्तों याद रखिएगा कि जो एयरबस कंपनी है यह हमारी फ्रांस से संबंधित है। इसने दोस्तों अब तक के सबसे बड़े जो क्या है दरवाजे निर्माण का ऑर्डर दिया है। और किसके लिए, तो यह याद रखिए यह है दोस्तों सबसे बड़े जो दरवाजे निर्माण का इसने ऑर्डर दिया है वह दिया है दोस्तों एयरबस A220 सिंगल आइजल विमान के लिए। इसने अब तक के सबसे बड़े विमान दरवाजे के सबसे बड़े निर्यात का ऑर्डर दिया है दोस्तों, याद रखिए। फिर से देखें, कह रहा दोस्तों यदि हम बात करें फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने, तो इसने एयरबस A220 सिंगल आइजल विमान के लिए निर्मित होने वाले विमान दरवाजे का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर दिया है। इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसीसी विमान निर्माता एयरबस ने एयरबस A220 सिंगल आइजल विमान के लिए निर्मित होने वाले विमान दरवाजे का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर अब तक का दिया है। अब इसका निर्माण दोस्तों हमारे भारत में किसके द्वारा किया जाएगा, तो याद रखिए जो हमारी भारतीय एरोस्पेस और रक्षा निर्माता है डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों चौथा करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है, यहां पे देखें ध्यानपूर्वक। ठीक है, पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जो भी घटनाक्रम दोस्तों पहले होते हैं वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखें इसको। चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है। बात करें दोस्तों फिजी, ठीक है, क्या कह रहा है, जो हमारे फिजी के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे फिजी देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं दोस्तों, जिनका नाम क्या है, प्रोफेसर विमान प्रसाद। नाम याद रखिए, नाम ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर विमान प्रसाद। यह क्या करेंगे दोस्तों, गुरुवार, ठीक है, गुरुवार यानी कि 8 फरवरी कल के डेट में 8 फरवरी 2024 को दोस्तों जो हमारे अयोध्या में निर्मित राम मंदिर है, क्या है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, या पहले विदेशी नेता बने हैं हमारे अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का दौरा करने वाले। कौन है, तो वह है दोस्तों हमारे फिजी के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री प्रोफेसर विमान प्रसाद। इनका नाम याद रखिएगा, नाम ही दोस्तों, नाम और कंट्री याद रखिए, यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, फिजी के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो है दोस्तों प्रोफेसर विमान प्रसाद, इन्होंने यह दोस्तों गुरुवार यानी कि कल की डेट में 8 फरवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हमारे फिजी के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं प्रोफेसर विमान प्रसाद, यह दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। पहले हैं इसलिए दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार परीक्षा में यह पूछा जाता। चलिए यहां देखिए, भारत सबसे पहले कंट्री याद रखिए, भारत ने दोस्तों ढाका में आयोजन का स्थान भी याद रखिए। ठीक है, कहां पे इसको आयोजित किया गया है, भारत ने ढाका में दोस्तों 4 देशों के टूर्नामेंट के फाइनल में, ठीक है, गत चैंपियन उपविजेता कौन है यह भी याद रखिए, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, इसको हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि सैफ, ठीक है, जिसको हम लोग साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन भी कहते हैं, क्या है, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की जो हमारी अंडर 19 क्या है, अंडर 19 महिला चैंपियनशिप को
जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। क्या कह रहा है कि भारत ने ढाका में दोस्तों 4 देशों के टूर्नामेंट के फाइनल में गत चैंपियन बांग्लादेश को हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन की अंडर 19 महिला चैंपियनशिप को जीत लिया है। ठीक है, तो इसमें विजेता कौन है, याद रखिए वह है दोस्तों हमारा भारत। ठीक है, कहाँ पे आयोजन इसका किया गया, याद रखिए दोस्तों ढाका में। ठीक है, चार देशों ने इसमें भाग लिया है इस टूर्नामेंट में, और यह याद रखिए कि इसके फाइनल में दोस्तों हमारे भारत ने किसको हराया है, उप विजेता यानी कि कौन है, तो याद रखिए उप विजेता है दोस्तों हमारा बांग्लादेश। ठीक है, और ट्रॉफी का नाम याद रखिए वह है दोस्तों हमारा चैंपियनशिप जो है वह है दोस्तों हमारा दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप कि अंडर 19 महिला चैंपियनशिप को हमारे भारत ने जीत लिया है। ठीक है, फिर से देखें कि भारत ने ढाका में दोस्तों 4 देशों के टूर्नामेंट के फाइनल में गत चैंपियन बांग्लादेश को हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की अंडर 19 महिला चैंपियनशिप को जीत लिया है। ठीक है, तो याद रखिए जो हमारा दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की अंडर 19 महिला चैंपियनशिप है, इसका विजेता दोस्तों घोषित किया गया है हमारे भारत को, जो कि आयोजित किया गया है ढाका में, और इसका उप विजेता है दोस्तों बांग्लादेश। इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखें। ठीक है, भारत हमारा विजेता है दोस्तों दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का। ठीक है, इसका आयोजन किया गया है दोस्तों ढाका में, और उप विजेता है दोस्तों बांग्लादेश, यानी कि भारत ने हराया है दोस्तों बांग्लादेश को। ठीक है, तो इस फैक्ट को ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला भी दोस्तों हमारा स्पोर्ट्स से ही संबंधित है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों जो 3 दिवसीय क्या है, 3 दिवसीय तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024। ठीक है, याद रखिए कह रहा है 3 दिवसीय तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 का भारत भूटान सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिले में बोगलेंग गांव के डोंगसेंगमांग में आयोजन किया गया, या यह शुरू हुई है यह। ठीक है, जो हमारी कयाकिंग चैंपियनशिप है यह दोस्तों भारत भूटान सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में बोगलेंग गांव के डोंगसेंगमांग में शुरू हुई। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखें 3 दिवसीय दोस्तों तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल जो कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 है, यह दोस्तों भारत भूटान सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिले में बोगलेंग गांव के डोगसेंगमांग में शुरू हुई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यह यदि आप लोग ना भी याद रख पाए तो यह याद रखें कि दोस्तों जो हमारी 3 दिवसीय तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 है, इसका आयोजन दोस्तों हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों हमारे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और यदि याद रखना है तो इसका जिला भी याद रखिएगा, तवांग जिला दोस्तों। ठीक है, इस दोनों फैक्ट को याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ दोस्तों क्या कह रहा है, यह जो आयोजन किया जाएगा यह दोस्तों 7 से 9 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 दिवसीय यह कार्यक्रम है। ठीक है, जिसका आयोजन 7 से 9 फरवरी के बीच किया जाएगा। अब इसका आयोजन कौन करता है, तो इसका आयोजन करता है दोस्तों स्विच नामक एक संस्था करती है। ठीक है, स्विच नामक एक संस्था दोस्तों हमारी तवांगचू टाइड इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप का आयोजन करती है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिए भारत भूटान सीमा के पास हमारे स्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। ठीक है, याद रखिए। यदि याद रख पाए तो बोंगलेंग गांव के डांगसेंग मांग में। ठीक है, इस फैक्ट को दोस्तों याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी करंट अफेयर की वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, 7वें करंट अफेयर को देखेंगे हम क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से सारे ही करंट अफेयर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम 7वें नंबर करंट अफेयर की तरफ। चलिए देखिए यहाँ 7वां नंबर देखें यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोस्तों यह क्या करेंगी, देखिए यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोस्तों 10 फरवरी को, ठीक है याद रखिए, डेट याद रखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को, स्थान याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 10 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, क्या है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, ठीक है, जगह भी याद रखिए और कहाँ पे आयोजन हो रहा है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दोस्तों, ठीक है। एक वार्षिक राष्ट्रीय जो हमारा जनजातीय महोत्सव है जिसका नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, आदि महोत्सव, ठीक है, 2024 का उद्घाटन करेंगी, ठीक है। क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 10 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव, जिसका नाम है दोस्तों आदि महोत्सव, का आयोजन 2024 का उद्घाटन करेंगी दोस्तों, ठीक है। फिर देखें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगी, ठीक है। अब इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों, वह है 10 से 18 फरवरी 2024 तक, ठीक है। इसका आयोजन जो है वह किया जाएगा 10 से 18 फरवरी 2024 तक। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका आयोजन कौन करता है, मिनिस्ट्री, याद रखिए, मिनिस्ट्री परीक्षा में बार बार पूछ ली जाती है दोस्तों, तो याद रखिए जो हमारा वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2024 है, इसका आयोजन दोस्तों करती है हमारी जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में किसके द्वारा, तो ट्राइफेड के द्वारा, ठीक है। दोनों याद रखिए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में किसके द्वारा, ट्राइफेड के द्वारा जो हमारा वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है आदि महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाता है, ठीक है। दोनों याद रखिए दोस्तों, 10 से 18 फरवरी 2024 के बीच हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोस्तों नई दिल्ली के, ठीक है, स्थान याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दोस्तों जो हमारा वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगी दोस्तों, ठीक है। और इसका आयोजन दोस्तों 10 से 18 फरवरी 2024 के बीच जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड के द्वारा दोस्तों किया जाएगा, ठीक है। यह दोनों याद रखिए, मिनिस्ट्री भी याद रखिए और ट्राइफेड जो संस्था है इसको भी याद रखिए। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड के द्वारा किया जा रहा है हमारा जो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का आयोजन, जिसका उद्घाटन 10 फरवरी को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी। इस फैक्ट को दोस्तों ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में यह पूछा गया है दोस्तों और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी यह पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले की परीक्षाओं में इसका आयोजन पूछा गया है, ठीक है, और यह वर्तमान 2024 का है, तो यह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे 8वें करंट अफेयर की तरफ, देखें क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखें यहाँ, चलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे देखें, कह रहा है जो एलपीजी डिलीवरी अनुभव को बदलने की दिशा में, क्या है, एलपीजी, जिसको हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसका प्रमुख घटक दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। क्या है, जिसका प्रमुख घटक एलपीजी का क्या होता है, वह होता है दोस्तों हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। याद रखें जो हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसका प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। यहाँ देखें, एलपीजी डिलीवरी अनुभव को बदलने की दिशा में एक अभिनव कदम में दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहा है, यह संस्था का नाम याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यह पहल स्टार्ट की गई है, ठीक है। पहल दे के दोस्तों परीक्षा में संस्था का नाम पूछ लिया जाता है, तो याद रखें कि एलपीजी डिलीवरी अनुभव को बदलने की दिशा में एक अभिनव कदम में दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीपीसीएल भी कहते हैं, इसने दोस्तों गर्व से क्या प्योर फॉर श्योर के लॉन्च की घोषणा की है, प्योर फॉर श्योर के लॉन्च की घोषणा की है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्योर फॉर श्योर पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा हमारी प्योर फॉर श्योर पहल लॉन्च की गई है, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्योर फॉर श्योर पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो याद रखिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। अब देखें दोस्तों, इस जो पहल लॉन्च की गई है हमारी बीपीसीएल के द्वारा प्योर फॉर श्योर, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दोस्तों जो हमारी अंतिम मील वितरण अक्षमताओं को खत्म करना, यानी कि जो हमारी लास्ट माइल डिलीवरी होती है इसकी अक्षमताओं को खत्म करना और ग्राहकों की संतुष्टि को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाना है दोस्तों, ठीक है। क्या है, जो हमारी लास्ट माइल डिलीवरी है इसकी अक्षमताओं को खत्म करना है और ग्राहकों की संतुष्टि को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाना है। जो पहल स्टार्ट की गई है प्योर फॉर श्योर हमारे बीपीसीएल
यानी कि भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस फैक्ट को याद रखिएगा, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जा सकती है कि हमारी जो हाल ही में प्योर फॉर श्योर पहल स्टार्ट की गई है या किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो याद रखिए दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा हमारी यह पहल प्योर फॉर श्योर स्टार्ट की गई है। और इस पहल का उद्देश्य भी याद रखिए कि जो हमारी लास्ट माइल कनेक्टिविटी या लास्ट माइल डिलीवरी है दोस्तों, इसकी अक्षमताओं को खत्म करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी कि लास्ट माइल डिलीवरी की अक्षमताओं को खत्म करना और ग्राहकों की संतुष्टि को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाना है दोस्तों। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिए। अब देखें दोस्तों, यह जो हमारी पहल है दोस्तों, यानी कि प्योर फॉर श्योर पहल, जो कि हमारे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट की गई है। अब इसको स्टार्ट कहां से किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों, जो हमारा गोवा में आयोजित किया जा रहा है भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024। ठीक है, भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, गोवा में। ठीक है, अब यहां पे भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 गोवा में दोस्तों हमारे जो वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा इस पहल का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। गोवा में आयोजित भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 के दौरान इस पहल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इस पहल को याद रखिएगा कि गोवा में आयोजित भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 के दौरान जो हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं दोस्तों वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा एक जो दोस्तों हमारी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहल है प्योर फॉर श्योर का उद्घाटन किया गया है। और जिसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखें, अंतिम मील वितरण अक्षमताओं को खत्म करना और ग्राहकों की संतुष्टि को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाना है दोस्तों। इसका उद्घाटन कहां किया गया है, तो गोवा में हाल ही में आयोजन जो हो रहा है भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 के दौरान हमारे जो वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी को द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो याद रखें, प्योर फॉर श्योर पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है, वह लॉन्च की गई है दोस्तों हमारे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, संस्था दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिए, और पहल का नाम भी याद रखिए। ठीक है दोस्तों, संस्था का नाम देके पहल भी पूछी जा सकती है और पहल का नाम देके संस्था का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिए दोस्तों। और इस पहल का उद्देश्य भी याद रखिए कि जो हमारी लास्ट माइल डिलीवरी है दोस्तों, इसकी अक्षमताओं को खत्म करना हमारा प्योर फॉर श्योर जो पहल है इसका उद्देश्य है, जो कि हमारे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, और याद रखिए इसका जो उद्घाटन किया गया है वह कहां पे, तो इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों जो गोवा में हमारा भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यहां पे दोस्तों जो हमारे वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है यह करंट अफेयर, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, 9वें करंट अफेयर की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखें क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यानपूर्वक याद रखिए। एक योजना है, नई योजना जो हमारी कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। देखें यहां कह रहा है दोस्तों कि जो हमारा कैबिनेट ने मत्स्य पालन क्षेत्र, सबसे पहले तो यही याद रखिए कि किस क्षेत्र के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, कैबिनेट ने मत्स्य पालन क्षेत्र के दोस्तों सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए, ठीक है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कौन सी योजना, नाम याद रखिए, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत जो हमारी ऑलरेडी योजना चल रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत ही एक और योजना स्टार्ट की गई है। कौन सी, तो याद रखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना है दोस्तों। ठीक है, ऑलरेडी जो हमारी योजना चल रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत ही एक और उप योजना स्टार्ट की गई है जिसका नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे, PMMKSSY। ठीक है, PMMKSSY यानी कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है दोस्तों, इसको मंजूरी दी है। और यह दोस्तों देखिए अगले 4 साल यानी कि दोस्तों 2000 वित्त वर्ष 2023-24 से वर्ष 2026-27 तक इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। ठीक है, इसका जो कार्यान्वयन पीरियड भी याद रखिए, अगले 4 साल यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। और इसका बजट भी याद रखें, हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वह है दोस्तों 6000 करोड़ से अधिक के निवेश में इसकी परिकल्पना की गई है, यानी कि 6000 करोड़ का बजट इसको आवंटित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, कह रहा दोस्तों कि हमारी जो कैबिनेट है इसने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए, सबसे पहले तो याद रखें यह कि मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए, ठीक है, किन लोगों के लिए यह स्टार्ट की गई है, यह भी याद रखें कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए जो हमारे मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित है,
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो ऑलरेडी चल रही है, इसके तहत ही दोस्तों एक केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दी गई है हमारी कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, अब इसका जो दोस्तों कार्यान्वयन किया जाएगा वह अगले 4 साल के लिए, यानी कि वित्त वर्ष 23-24 से वित्त वर्ष 26-27 के बीच इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। ठीक है, और इसका बजट याद रखिए वह है दोस्तों हमारा 6000 करोड़। ठीक है, इससे अधिक के निवेश की परिकल्पना इसमें की गई है दोस्तों। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसका बजट याद रखिए 6000 करोड़। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से देखें कि कैबिनेट ने दोस्तों मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए जो हमारी ऑलरेडी चल रही है योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के ही तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इसका कार्यान्वयन किया जाएगा दोस्तों अगले 4 साल के दौरान, यानी कि वित्त वर्ष 23-24 से वित्त वर्ष 26-27 तक इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। और इसका शुरुआती बजट है दोस्तों 6000 करोड़ रुपए से अधिक, जिसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, योजनाएं दोस्तों हमारी सारी भी योजनाएं जितनी भी होती हैं हमारी, चाहे दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हो, चाहे दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हो, सभी दोस्तों योजनाएं परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में अक्सर दोस्तों योजनाएं पूछ ली जाती हैं। ठीक है, योजना का नाम याद रखिए दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसका कार्यान्वयन पीरियड याद रखिए 2023-24 से 26-27 तक, और बजट याद रखिए। ये तीनों ही चीज़ दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही चीज़ अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, योजना का नाम याद रखिए, किस क्षेत्र के लिए स्टार्ट की गई है यह याद रखिए दोस्तों, इसका कार्यान्वयन पीरियड याद रखिए, और दोस्तों इसका बजट याद रखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों, हमेशा दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले तो यह याद रखिए दोस्तों कि जो हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है यह जारी किया जाता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यह याद रखिए। ठीक है, कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों कि जो हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है यह जारी किया जाता है दोस्तों हमारे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों कि विश्व बैंक की जो हमारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हाल ही में जारी की गई है 2023 में, जो हमारी भारत की रैंकिंग है वह दोस्तों 139 देशों में 38वें स्थान पर है। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा, आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं के लिए यह हमारा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, क्या है, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें, जो भी करंट अफेयर है दोस्तों सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यही याद रखें कि दोस्तों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो हमारी LPI यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है यह किसके द्वारा जारी की जाती है, तो संस्था का नाम याद रखिए कि दोस्तों हमारे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है हमारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, और दोस्तों जो हमारी विश्व बैंक की हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई है उसमें दोस्तों भारत को रैंक क्या दी गई है, तो याद रखिए भारत को रैंक दी गई है दोस्तों 139 देशों में 38वीं रैंक दी गई है। ठीक है, यह रैंक हमेशा याद रखिए, आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं दोस्तों सभी के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखें कि विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट यानी कि LPI रिपोर्ट 2023 में भारत को दोस्तों 139 देशों में 38वां स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के करंट अफेयर वीडियो में दोस्तों यहीं तक। दोस्तों यदि आपको हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल दोस्तों उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के बीच लगातार शेयर करें, और ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने स्टैटिक पार्ट्स की तरफ। ठीक है, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी परीक्षा का। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट्स भी महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए। चलिए देखेंगे दोस्तों आज के हम स्टैटिक पार्ट्स में क्या देखते हैं। ठीक है, चलिए देखें, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। चलिए देखते हैं, चलिए दोस्तों आज के स्टैटिक पार्ट्स में दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, 2 या 3 प्रश्न यहाँ से जरूर बनते हैं दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों जो हमारी विभिन्न देशों के बीच स्थित होती हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं की। ठीक है, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से जरूर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। यदि दोस्तों हम बात करते हैं डूरंड रेखा की, ठीक है, तो डूरंड रेखा दोस्तों स्थित है हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, ध्यानपूर्वक सभी जो हम फैक्ट मैं बता रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक आप लोग
सुने दोस्तों, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें दोस्तों डूरंड रेखा की, तो याद रखें डूरंड रेखा स्थित है दोस्तों हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, डूरंड रेखा स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम मैकमोहन रेखा की तरफ। तो मैकमोहन रेखा स्थित है दोस्तों हमारे भारत और चीन के बीच, ठीक है। मैकमोहन रेखा स्थित है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जाता है, हमारे भारत और चीन के बीच, ठीक है। चलिए अब बात करें दोस्तों रेडक्लिफ रेखा की, ठीक है। तो रेडक्लिफ रेखा है दोस्तों हमारे किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है दोस्तों हमारी रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा की। क्या है 49वीं समानांतर रेखा की, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, जो 49वीं समानांतर रेखा है यह स्थित है दोस्तों हमारा यूएसए और कनाडा के बीच। क्या है, जो हमारी 49वीं समानांतर रेखा है यह स्थित है दोस्तों हमारे यूएसए और कनाडा के बीच, हमारी 49वीं समानांतर रेखा स्थित है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 38वीं समानांतर रेखा की, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो याद रखिए जो हमारी 38वीं समानांतर रेखा है यह स्थित है दोस्तों हमारी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच हमारी 38वीं पैरेलल लाइन स्थित है, यानी कि 38वीं समानांतर रेखा हमारी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, ध्यानपूर्वक सुने। यदि बात करें दोस्तों डूरंड रेखा की, ठीक है, तो डूरंड रेखा स्थित है दोस्तों हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों मैकमोहन रेखा की, तो मैकमोहन रेखा स्थित है दोस्तों हमारे भारत और चीन के बीच, ठीक है। मैकमोहन रेखा स्थित है दोस्तों हमारे भारत और चीन के बीच। रेडक्लिफ रेखा स्थित है दोस्तों हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। फिर है दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा। इन सभी रेखाओं को ध्यानपूर्वक याद रखें दोस्तों, परीक्षा में बार बार यह पूछी जाती हैं, ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा है दोस्तों हमारा यूएसए और कनाडा के बीच, ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा है दोस्तों हमारा यूएसए और कनाडा के बीच, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा है दोस्तों हमारा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम आगे की तरफ। यदि बात करें दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा की, ठीक है, तो याद रखें हिंडनबर्ग रेखा है दोस्तों हमारी जर्मनी और पोलैंड के बीच। क्या है दोस्तों, हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों यह है हमारे जर्मनी और पोलैंड के बीच, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है, जर्मनी और पोलैंड के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों मैगिनॉट रेखा की तरफ। तो याद रखिए दोस्तों मैगिनॉट रेखा यह है दोस्तों हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच। क्या है, मैगिनॉट रेखा है दोस्तों हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच। बात करें दोस्तों सिगफ्राइड रेखा की, तो यह भी दोस्तों स्थित है हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो याद रखिए दोस्तों मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा दोनों ही दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है, ठीक है। याद रखिए क्या कि दोस्तों मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा दोनों ही रेखा दोस्तों हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा दोनों ही दोस्तों हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा दोनों ही दोस्तों हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं ऑर्डरनीस रेखा की तरफ। तो याद रखिए यह भी दोस्तों हमारे जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो दो रेखा याद रखिएगा कि हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा। क्या है, हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा दोनों दोस्तों हमारे जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। क्या है, हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा दोनों ही रेखा दोस्तों हमारी जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा दोनों ही रेखा दोस्तों हमारी जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा दोनों ही रेखा दोस्तों हमारी जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। और यदि बात करें मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा की, तो याद रखिएगा यह दोस्तों ही दोनों ही रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है, ठीक है। मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा दोनों ही दोस्तों हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा दोनों ही रेखा हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित हैं। और दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा, हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा दोनों ही रेखा दोस्तों हमारे जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग मैन-रिहिम रेखा की तरफ। तो मैन-रिहिम रेखा दोस्तों स्थित है हमारी, याद रखिएगा, रूस और फिनलैंड के बीच, ठीक है। मैन-रिहिम रेखा स्थित है दोस्तों हमारा रूस और फिनलैंड के बीच, ठीक है। मैन-रिहिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। फिर देखिए यदि बात करें दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा की, क्या है, हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा, तो दोनों ही रेखा दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। कौन, हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा दोनों ही रेखाएं जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा दोनों ही रेखाएं दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है, ठीक है। बात करते हैं मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा। क्या है, मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा, तो याद रखिए जर्मनी और फ्रांस के बीच हमारा स्थित है मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा, ठीक है। मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, ठीक है। और हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, ठीक है। बात करें मैन-रहीम रेखा की, तो याद रखिए रूस और फिनलैंड के बीच, ठीक है। मैन-रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, ठीक है। चलिए फिर से एक बार सारा जो हम लोगों ने देखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को, इसको फिर से एक बार हम
जल्दी से दोस्तों रिकॉल करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। चलिए देखें, यदि बात करें दोस्तों हम डूरंड रेखा की, तो याद रखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। मैकमोहन रेखा याद रखें भारत और चीन के बीच। रेडक्लिफ रेखा याद रखें भारत पाकिस्तान के बीच। 49वीं समानांतर रेखा याद रखें यूएसए और कनाडा के बीच। 38वीं समानांतर रेखा याद रखें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। क्या है? 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यानपूर्वक रखें, याद रखें। हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा क्या है? हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा, तो याद रखें जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा क्या है? हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, ठीक है। बात करें मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा की, तो मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा है हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच। क्या है? मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा है दोस्तों हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा है हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच, ठीक है। मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा है हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच। और लास्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग मैनरहीम रेखा की, तो याद रखिए दोस्तों मैनरहीम रेखा है हमारी रूस और फिनलैंड के बीच, ठीक है। मैनरहीम रेखा है हमारी रूस और फिनलैंड के बीच, ठीक है। याद रखिए हिंडनबर्ग और ओडरनीस रेखा यह दोस्तों स्थित है हमारी जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैगिनॉट रेखा और सिगफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आज के करंट अफेयर वीडियो में हम लोगों के स्टैटिक पार्ट्स में हम लोगों ने जो देखा वह देखा दोस्तों, जो हमारी कुछ महत्वपूर्ण देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, जो कि दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से एक छोटा मगर बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित दोस्तों 1 या 2 प्रश्न जरूर हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर वीडियो में यहीं तक दोस्तों यदि आपको हमारी करंट अफेयर की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।